हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग घटना चक्र अर्धवार्षिकी करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोग इस वीडियो में पर्यावरण पारिस्थितिकी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, जैसे जो अभी हाल ही में नए टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है, जो नए जो जो जैसे बीच हैं जिन्हें ब्लू टैग या ब्लू प्रमाणन का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो इन सब से रिलेटेड जो पर्यावरण से नए डेवलपमेंट हुए हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी के क्षेत्र में, उन्हें जो है हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। अखिल भारतीय जो बाघ जनगणना की गई थी, इसका जो आकलन किया गया था, जो नए बाघों की गणना की गई है, इसमें जो है उनको आंकड़े को प्रदर्शित किया गया है। इन सबको जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। अखिल भारतीय बाघ गणना आकलन जो है 2022, 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय बाघ आकलन के 5वें चक्र के परिणाम जारी किए हैं, याद रखिएगा। और इन परिणामों को स्टेट ऑफ टाइगर्स 2022 नाम के रिपोर्ट में संकलित किया गया है। स्टेट ऑफ टाइगर्स 2022 नामक रिपोर्ट में इसे संकलित किया गया है। और नवीनतम बाघ गणना के अनुसार जो है 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर के 3167 हो गई है, जो 2018 में बाघों की संख्या कितनी थी, 2967 थी। तो आपको बता दें कि बाघ जो जनगणना है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, ठीक है। और जो हाथी जनगणना है वो 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार 2018 से लेकर के 22 में भारत में जो बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है वह 6.74% की वृद्धि हुई है। और नवीनतम गणना के अनुसार 1 वर्ष से अधिक आयु के कुल 3080 व्यक्तिगत बाघों के चित्र खींचे गए हैं, ठीक है। तो टोटल जो है 3080 व्यक्तिगत बाघों के चित्र खींचे गए हैं जो 1 वर्ष से अधिक आयु के हैं। और इसमें इस प्रकार बाघों की जो न्यूनतम आबादी है 3167 हो गई है। भारत में कुल बाघों की संख्या की अगर हम बात करें तो शिवालिक पहाड़ी और गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर बाघों की संख्या 804 है। मध्य भारतीय क्षेत्र और पूर्वी घाट में बाघों की संख्या 1161 है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में 824, उत्तर पूर्वी पहाड़ी और जो ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र वहाँ पर 194 है। और सुंदरवन में है आपके 100। टोटल जो है 3080 है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, देखिए जो आंकड़ा जारी किया गया वो 3167 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बाघों की संख्या जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिनकी गणना की जाए वो 3080 है, ठीक है। और सबसे अधिक बाघों की संख्या अगर पूछ ली कि किन क्षेत्रों में है तो मध्य भारतीय क्षेत्र और पूर्वी घाट क्षेत्र में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, 1161 बाघ यहाँ पे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी जो है एक सिक्के का अनावरण किया गया था। देखिए 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और प्रोजेक्ट टाइगर जो विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल है। 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर कर्नाटक स्थित मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के स्मरण में एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। कहाँ पे हुआ था? मैसूर कर्नाटक में। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक जो है महोत्सव का या कह सकते हैं कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का जारी किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया। और यह अलायंस विश्व के 7 प्रमुख बिग कैट, जिसमें आपके बाघ आते हैं शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता, इनके संरक्षण पर मुख्यतः फोकस दिया गया है, बात की गई है संरक्षण के लिए। और इस अलायंस के सदस्यों में कौन से देश शामिल होंगे? वो देश शामिल होंगे जहाँ पे ये प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है बेसिकली वो देश शामिल होंगे। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज बन गया है। 14 दिसंबर 2022 को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX या कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज घोषित किया गया है। और यह कार्बन तटस्थ घोषित होने वाला भारत का पहला पावर एक्सचेंज है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भारत का प्रमुख ऊर्जा बाजार है, जो विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों के भौतिक वितरण के लिए एक राष्ट्रव्यापी स्वचालित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। देखिए कार्बन तटस्थ का अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा देश को कार्बन तटस्थ के रूप में तब जाना जाएगा यदि वह अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों द्वारा वायुमंडल में मुक्त की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को उनके द्वारा वायुमंडल से अवशोषित या हटाई जाने वाली CO2 की मात्रा को संतुलित कर दे। मतलब ये है, सीधा सा मतलब ये है कि जितने कार्बन का हम उत्सर्जन कर रहे हैं, ठीक है, अगर उतने ही कार्बन को हम
मतलब किसी भी कारण से अवशोषित कर लेते हैं किसी भी माध्यम से, तो इसने जो है कार्बन तटस्थ, कार्बन न्यूट्रल कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना हम उत्सर्जित कर रहे हैं उसको पुनः जो है उतना हम अवशोषित कर ले रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन तटस्थ का सीधा मतलब ये होता है। और इसे ही शुद्ध कार्बन उत्सर्जन भी कहा जाता है, क्योंकि समग्र रूप से वायुमंडल में जोड़ी जाने वाली CO2 की मात्रा कितनी होती है, 0 हो जाती है, क्योंकि हम जितना उत्सर्जन करते हैं उतना ही अवशोषित कर लेते हैं। तो जो नेट उत्सर्जन होता है वो हो जाता है 0, इसीलिए इसे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन भी कहा जाता है। नीलगिरी ताहर परियोजना 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी ताहर के संरक्षण के लिए नीलगिरी ताहर परियोजना को मंजूरी दी गई है, और यह भारत में इस प्रकार की पहली परियोजना है। इसका जो समय है, टाइम ड्यूरेशन, वो 2022 से लेकर के 2027 तक के लिए रहेगा। नीलगिरी ताहर के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 7 अक्टूबर को नीलगिरी ताहर दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा की गई है। नीलगिरी ताहर जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक खूरदार जानवर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। भारत में चीता पुनर्वास 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगली चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रहने के लिए मुक्त किया है, जो नामीबिया से लाए गए हैं। और ये टोटल 8 चीते थे, जिसमें से 5 मादा और 3 नर चीते थीं। 1952 में देश में चीतों को विलुप्त कर दिया गया था, मतलब विलुप्त घोषित कर दिया गया था। 18 फरवरी 2023 को साउथ अफ्रीका से भी चीते लाए गए, जो 12 चीते थे, और इन्हें भी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही छोड़ा गया है। ठीक है, चीतों का जो भारत में पुनर्वास है वह प्रोजेक्ट चीता के तत्वावधान में संभव हुआ है, जो किसी विशाल जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की प्रथम परियोजना है। याद रखिएगा। ठीक है, किसी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जानवर के स्थानांतरण की यह विश्व की पहली परियोजना है। नामीबिया में भारत में चीतों के स्थानांतरण में नामीबिया स्थित एक जो अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, चीता कंजर्वेशन फंड, की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो CCF है, चीता कंजर्वेशन फंड, इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और प्रत्येक चीते के गले में एक सैटेलाइट GPS VHF रेडियो कॉलर पहनाया गया है, जिससे कि उनकी निगरानी, उनकी मॉनिटरिंग जो है वो की जा सके। चीतों की उप प्रजाति जो भारत में विलुप्त हो गई है वह एशियाई चीता है, जिसका वैज्ञानिक नाम देख लीजिएगा। और जो अफ्रीका से चीता लाए गए हैं वह जो है नामीबियम से जो लाए गए हैं वो अफ्रीकी चीते के उदाहरण है। ठीक है, और चीते के बारे में अगर कुछ महत्वपूर्ण देखा जाए तो इनका वैज्ञानिक नाम जो है चीते का एसिनोवेक्स जियोविटस होता है, जो विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाले स्थानीय स्तनधारियों में से एक है। और IUCN के अनुसार विश्व में वयस्क चीतों की जो कुल ज्ञात संख्या वो लगभग 6517 अनुमानित की गई है। अफ्रीकी महाद्वीप में चीतों की आबादी मुख्यतः नामीबिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना आदि देशों में पाई जाती है। और विश्व में किसी भी देश के संदर्भ में चीतों की सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो नामीबिया में है, और इसी कारण से इसे द चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, द चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की जो IUCN की लाल सूची है, इसके अंतर्गत इन्हें सुभेद कैटेगरी वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। और जो एशियाई चीते हैं इन्हें यह केवल ईरान में पाए जाते हैं, और इन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। तो याद रखिएगा, अफ्रीकी चीतों को सुभेद वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है, और एशियाई चीतों को गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। 1952 में भारत सरकार ने चीतों को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया था, और लिखित इतिहास में भारत में विलुप्त घोषित होने वाला यह एकमात्र बृहद स्तनधारी है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। किसे? महेंद्रगिरी पहाड़ी को, जो उड़ीसा में स्थित है, और उड़ीसा सरकार द्वारा इसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और यह जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, उड़ीसा का द्वितीय जैव विविधता विरासत स्थल है। पहला जो है वो मंदसौर कंधमाल जिला, यह उड़ीसा का पहला है जैव विविधता विरासत स्थल। मार्च 2019 को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था कंधमाल जिले को। और अरिटापट्टी 22 नवंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार द्वारा अरिटापट्टी को तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। महेंद्रगिरी पहाड़ी गजपति जिले के परला खेमुंडी संभाग में स्थित है। अरिटापट्टी जो जैव विविधता विरासत स्थल है, यह मदुरई जिले के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव में स्थित है। जैव विविधता विरासत अधिनियम 2002 के तहत इसे घोषित किया गया। इसकी धारा 37 के तहत जो है जैव विविधता विरासत स्थल की घोषणा की जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जैव विविधता विरासत प्राधिकरण के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल 36 जैव विविधता विरासत स्थल है। और भारत का जो पहला जैव विविधता विरासत स्थल है वह आपका नल्लूर टैमेरिंडा ग्रोव है, जो कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटक में। यह भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, और इसे जनवरी 2007 में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। वर्तमान समय में महाराष्ट्र और त्रिपुरा में सबसे अधिक हैं जैव विविधता विरासत स्थल, 5। और उत्तर प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? 1 है, जबकि मध्य प्रदेश में इसकी संख्या 3 है, और बिहार में एक भी जैव विविधता विरासत स्थल नहीं है।
और जो 36 जैव विविधता विरासत स्थल है इनकी अगर हम बात करें तो पहला जो है नेल्लूर टैमेरिंडा ग्रोव है या बेंगलुरु में है। फिर होंग्रेकन है चिकमंगलूर कर्नाटक में। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज गांधी कृषि विज्ञान केंद्र परिसर यह भी बेंगलुरु कर्नाटक में है। और अंबरागुड़ा यह शिमोगा कर्नाटक। ग्लोरी ऑफ अलापल्ली यह गढ़चिरौली महाराष्ट्र में है। टोगुल दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। और धोत्रे यह भी आपके दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। और डायलाग गांव यह कहाँ पे है? तामोंगलांग मणिपुर में। अमीनपुर झील सागरेंडी तेलंगाना में। और माजुली कहाँ पे? माजुली असम में। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में और यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र है। चिल्कीगढ़ कनक दुर्ग यह है झाड़ग्राम पश्चिम बंगाल में। खलाकुर सीएम कमईलंग यह रिभोई मेघालय में स्थित है। मंदसरू कहाँ पे है? कंधमाल उड़ीसा में। और पर्वतीय राय कहाँ पे है? उत्तरी गोवा में स्थित है। नारू हिल्स है आपके सतना मध्य प्रदेश में। पातालकोट है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। आसारामम यह है कोल्लम केरल में। बम्बार्डे मिसरी सिस्टिका स्वैम्पस यह है सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में। और गणेश खिंद गार्डन जो है यह पूरे महाराष्ट्र में है। लादोर खोरी जलगांव महाराष्ट्र में। सिस्तूरा हिरण्यकेशी यह सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद जो है बनेश्वर शिव दिघी यह कूच बिहार पश्चिम बंगाल में है। सैक्रेंड ग्रोव एट सूरत भटोरी यह मोनेस्ट्री चंबा हिमाचल प्रदेश में है। हाई एल्टीट्यूड मीडो जो हुडन भटोरी है यह भी आपके चंबा जिला हिमाचल प्रदेश में है। और पिच पाइन फॉरेस्ट पैच नैनगहर यह लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। बारामूला वाटरफॉल खोवाई त्रिपुरा में। ऊनाकोटी त्रिपुरा। सिलाचरी गुफा गोमती त्रिपुरा। और डेब्बारिया चाम्बीमुरा यह कहाँ पे है? गोमती ये भी त्रिपुरा में स्थित है। अन्य की आपकी अगर बात करें तो बेटलिंग शिव यह उत्तरी त्रिपुरा ये भी त्रिपुरा में स्थित है। अमरकंटक अनूपपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। हजोंग टारटाइक यह दीमा हसाओ असम में स्थित है। बोरजुली वाइल्ड राइस साइट जो है सोनीतपुर असम में है। अरिटापट्टी मदुरई तमिलनाडु। महेंद्रगिरी हिल जिसे हाल ही में घोषित किया गया गजपति उड़ीसा में स्थित है। तो यह भारत के 36 जो है जैव विविधता विरासत स्थल हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र 26 अक्टूबर 2022 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। और यह कौन कौन से हैं? थुंडी तट जो मिनिकाय में है और कदमत तट यह दोनों कहाँ पे हैं? लक्षद्वीप में है। और इसी के साथ भारत में अब कुल 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। और विश्व के 50 देशों में अब तक 5066 समुद्र तटों को यह जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया। और किसे दिया जाता है? बंदरगाह हो गए, पर्यटन नौका हो गई और ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र इन्हें जो है प्रदान किया जाता है। और भारत के जिन्हें 12 क्षेत्र हैं जिन्हें प्रदान किया गया उसमें है शिवराजपुर गुजरात, घोघला दीव जो दादर नागर हवेली में स्थित है, पदुबिंद्री जो कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद जो है कासरकोड कर्नाटक में है, कप्पड़ है केरल में, कोवलम है तमिलनाडु में, ईडन है पुदुचेरी में, रुशिकोंडा है आंध्र प्रदेश में, गोल्डन है उड़ीसा में, राधानगर स्वराज द्वीप है ये अंडमान निकोबार में, थुंडी तट लक्षद्वीप और कदमत तट लक्षद्वीप। ठीक है, तो भारत के जो है 12 हैं जिन्हें दिया गया है। और ब्लू फ्लैग कार्यक्रम की बात करें तो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE द्वारा ब्लू फ्लैग सहित कुल 5 कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है, जिसमें है ब्लू फ्लैग, समुद्र तट, बंदरगाह, नौका पर्यटन संचालन, इनको जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया जाता है। और यह किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? इसकी जो मान्यता होती है इको लेवल, मतलब जहाँ पे पर्यावरण पारिस्थितिकी के अनुकूल गतिविधियाँ रहती हैं और फिर से उनके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे परिवर्तन किया जाता है, उसे जो है यह प्रमाण पत्र दिया जाता है। और ब्लू फ्लैग समुद्र तट विश्व के सबसे स्वच्छ समुद्र तट समझे जाते हैं। जिन्हें यह ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त होता है उन्हें जो है विश्व का सबसे स्वच्छ समुद्र तट माना जाता है। देश का 53वां बाघ अभयारण्य 19 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर बाघ अभयारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। रानीपुर बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है और यह देश का 53वां बाघ अभयारण्य है। राज्य सरकार द्वारा रानीपुर बाघ अभयारण्य की अधिसूचना जो है जारी की गई थी। ठीक है, और यह जो है 23,031 हेक्टेयर क्षेत्र में यह फैला हुआ है और 1977 में इसे वन्यजीव विहार के रूप में अधिसूचित किया गया था। रानीपुर बाघ अभयारण्य उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र है जिसमें बाघ, तेंदुआ और स्लोथ रीछ, चित्तीदार हिरण, सांभर, चिंकारा जैसे जीवों का वास है और इसमें कई प्रकार के पक्षियों और सरीसृपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश और रानीपुर बाघ अभयारण्य यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वह रानीपुर बाघ अभयारण्य
एक दूसरे के करीब स्थित है, ठीक है। पन्ना टाइगर रिजर्व और रानीपुर बाघ अभयारण्य जो बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो पन्ना और रानीपुर जो है एक दूसरे के पास में स्थित है। रानीपुर बाघ अभयारण्य यह 230.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। उन 299.05 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, मतलब इसका बफर क्षेत्र है। और संपूर्ण क्षेत्र कितना है? 529.36 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में स्थित बाघ अभयारण्यों की बात करें तो इसमें पहला कौन था? दुधवा था। अमनगढ़ क्षेत्र है जो कार्बेट रिजर्व जो है इसका एक बफर जोन है, ठीक है। पीलीभीत है और हाल ही में रानीपुर जिसे घोषित किया गया है, जिसमें दुधवा को 2010 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अमनगढ़ क्षेत्र को 2012 में, पीलीभीत को 2014 में और रानीपुर को हाल ही में 2022 में घोषित किया गया है। भारत में बाघ परिदृश्य की बात करें तो भारत में बाघ आवासीन वनों को निम्नलिखित परिदृश्यों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे शिवालिक की पहाड़ी और गंगा का मैदान क्षेत्र, मध्य भारतीय क्षेत्र, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी पहाड़ी और ब्रह्मपुत्र का मैदान, सुंदरवन, ठीक। भारत का पहला सेलेंडर लोरिस अभयारण्य 12 अक्टूबर 2022 को तमिलनाडु सरकार द्वारा भारत के पहले सेलेंडर लोरिस अभयारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की गई है और इसे कदावूर सेलेंडर लोरिस अभयारण्य के नाम से जाना जाएगा। और इस अभयारण्य का जो विस्तार है तमिलनाडु के करूर और डिडिगुल जिलों में इसका विस्तार है। इसका अभयारण्य जो है इतने हेक्टेयर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। और सिलेंडर लोरिस जो है यह छोटे निशाचर प्राइमेट अर्थात नर वानर होते हैं और यह दक्षिण भारत और श्रीलंका के उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। और अगर बात करें तो यह 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इनका वजन 275 ग्राम होता है। इनका जीवन काल 12 से लेकर के 15 वर्ष होता है। और यह वास्तव में सिलेंडर लोरिस की 2 प्रजातियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? रेड सिलेंडर लोरिस और ग्रे सिलेंडर लोरिस, ठीक है। और IUCN द्वारा रेड सिलेंडर लोरिस को लुप्त प्राय इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है और जो ग्रे सिलेंडर है इसे संकटापन्न नियर थ्रेटेड की सूची में रखा गया है। देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व 21 सितंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार द्वारा पाक की खाड़ी में देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी की। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? पाक की खाड़ी में इसकी स्थापना किया जाएगा। और यह रिजर्व 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत होगा। इस रिजर्व का जो विस्तार है तंजावुर और पदुकोट्टई जिलों के तटीय जिलों तक होगा। डुगोंग विश्व में सबसे बड़े शाकाहारी स्तनीय जलीय जीवों में से एक है, जिसे समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम डुगोंग डुगोन है। और भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार डुगोंग भारत में कहाँ पाए जाते हैं? मन्नार की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में और कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार में यहाँ पे जो है डुगोंग पाए जाते हैं। भारत का जो पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया है ये देखते हैं। 20 सितंबर 2022 को सिक्किम में भारत के अपनी तरह के पहले हिमस्खलन निगरानी रडार का उद्घाटन किया गया है। इसकी स्थापना भारतीय थल सेना, रक्षा भूवैज्ञानिक सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान DGRI डिफेंस जियो इन्फॉर्मेट्रिक एंड रिसर्च इन एस्टेब्लिशमेंट द्वारा जो है की गई है। और यह रडार जो है हिमस्खलन में ट्रिगर होने के 3 सेकंड के अंदर उसका पता लगाएगा, जिससे यहाँ पे अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों की जान और संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सकेगा। तराई हाथी अभयारण्य हाल ही में तराई हाथी अभयारण्य की स्थापना के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। यह हाथी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा और यह देश का 33वां अभयारण्य होगा हाथी अभयारण्य और उत्तर प्रदेश का दूसरा। तराई हाथी अभयारण्य इसकी स्थापना जो है 3072.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में की गई है। और यह हाथी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में इसका विस्तार होगा। कहाँ कहाँ पे? लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत और शाहजहाँपुर में इसका विस्तार है। और यह पीलीभीत बाघ अभयारण्य, दुधवा बाघ अभयारण्य, किशनपुर पक्षी अभयारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, दुधवा बफर जोन और दक्षिणी खीरी वन प्रभाग को मिला करके इसके क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है, या इसके क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत शामिल है। तराई हाथी अभयारण्य की स्थापना प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत की गई है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जिसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में हाथी रिजर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला हाथी अभयारण्य जिसका क्षेत्रफल 744 वर्ग किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश का हाथी रिजर्व पहला है, ठीक है। और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत। देखिए, अगर बात करें हम भारत में हाथी अभयारण्यों की सूची देखें तो रॉयल हाथी अभयारण्य जो आंध्र प्रदेश में है, कामेंग हाथी अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में, दक्षिणी अरुणाचल ये भी अरुणाचल में, सोनितपुर हाथी अभयारण्य असम में है। इसके बाद आपका तिहिंग पटकाई असम में, और काजीरंगा कार्बी एंगलोंग जो हाथी अभयारण्य ये भी असम में है। धनसरी लुंगडिंग हाथी अभयारण्य असम, चिरांग रिपू हाथी अभयारण्य ये भी आपके असम में है। बादलखोर तामोर पिंगला छत्तीसगढ़ में है। लेमरू हाथी अभयारण्य छत्तीसगढ़, सिंहभूमि हाथी अभयारण्य झारखंड, मैसूर हाथी अभयारण्य कर्नाटक और डांडली हाथी रिजर्व कर्नाटक, वायनाड हाथी रिजर्व केरल, नीलाम्बूर हाथी रिजर्व ये कहाँ पे? केरल में, अनामुड़ी हाथी रिजर्व केरल, पेरियार हाथी अभयारण्य केरल, गारो हिल्स मेघालय, इंटंकी
नागालैंड, सिंगफन नागालैंड, ठीक है, इंटंकी नागालैंड, सिंगफन हाथी अभयारण्य नागालैंड, मयूरभंज उड़ीसा, महानदी उड़ीसा, संबलपुर उड़ीसा, ठीक है। इसके बाद है आपका नीलगिरी हाथी अभयारण्य तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर हाथी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु में है, अन्नामलाई तमिलनाडु में, श्री विल्लीपुतूर अभयारण्य जो है ये भी तमिलनाडु में है, अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है, और उत्तर प्रदेश हाथी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी, तराई उत्तर प्रदेश 22 में, और शिवालिक हाथी अभयारण्य उत्तराखंड में है, 2002 में स्थापित हुआ था। मयूरभंज या मयूर झरना हाथी अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है, और पूर्वी द्वार हाथी अभयारण्य ये भी पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो यह 33 जो है हाथी अभयारण्य है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, 3 हिमालयी पौधों को आईयूसीएन की लाल सूची में शामिल किया गया। हाल ही में हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने 3 पौधों को आईयूसीएन की लाल सूची में शामिल किया गया। 3 पौधे कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है। मीजोट्रोपिक पेलिटा, फ्रिटिलोरिया सिरहोसा और डेक्टाइलोरिजा हाथागिरिया, जिसमें मीजोट्रोपिस इसकी अगर हम बात करें तो ये पटवा के रूप में इसे जाना जाता है, स्थानीय भाषा के रूप में इसे पटवा कहा जाता है। और यह एक सदाबहार झाड़ी है जिसका वितरण सीमित है, और यह उत्तराखंड का स्थानिक पौधा है। इस पौधे को गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। और फ्रिटिलोरिया सिरोहोसा जो है इसे हिमालयी फ्रिटिलेरिया के नाम से जाना जाता है, और यह बारहमासी बल्बनुमा जड़ी है। इसे आईयूसीएन की लाल सूची में सुबेद वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। डेक्टाइलेरिजा हाथागिरिया को समानता सलाम पंजा के रूप में जाना जाता है, और यह एक बारहमासी कंद प्रजाति है। और यह कहाँ पाया जाता है, हिंदू कुश, अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, नेपाल के क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत के 75 रामसर स्थल 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार भारत की 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। और इस प्रकार भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर के 75 हो गई है। और भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 75। और यह देश के कुल भूभाग के कितने भाग को कवर करते हैं, तो 13,26,677 हेक्टेयर भूभाग को कवर करते हैं, ठीक है, जो रामसर स्थल है। और इसमें से जो अगर बात करें तो जो 11 घोषित किए हैं इसमें 4 उड़ीसा से है, 3 जम्मू कश्मीर से और 2 मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से है। और भारत में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक तमिलनाडु में है 14, और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश जहाँ पे 10 है। और इन 11 आर्द्र भूमियों के विवरण की बात करें, तापारा झील जो झील उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है और मीठे पानी की सर्वप्रमुख झीलों में से एक है। हीराकुंड यह हीराकुंड जलाशय के संबलपुर महानदी के तट पर स्थित है, और यह विश्व में मिट्टी के सबसे लंबे बांधों में से एक है। अंशुपा झील की बात करें, यह उड़ीसा के कटक जिले में स्थित है। यशवंत सागर की बात करें मध्य प्रदेश में स्थित है। और चित्रगुंडी की बात करें तो यह भी आपके तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड की बात करें तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। और वुडवुर पक्षी अभयारण्य भी तमिलनाडु में है। काजिरकुंड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। थाड़े क्रिक फ्लेमिंगो अभयारण्य यह कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और हाईगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित है। सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व यह भी आर्द्र भूमि जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अगर इसमें हम बात करें भारत में रामसर स्थलों की सूची देखें तो आपके तमिलनाडु में 14 हैं। कौन कौन है देख लीजिए। मन्नार की खाड़ी जीवमंडल रिजर्व, पॉइंट कैलिमर वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, पिंचवरम मैंग्रोव, पिल्लकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, बेलकोंड पक्षी अभयारण्य, कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य, करिकिली पक्षी अभयारण्य, और उदयामार्थन दापुरम पक्षी अभयारण्य, वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य, बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, बुडवुर पक्षी अभयारण्य और काजिरकुलम पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ पे है, ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 10 हैं। और कौन कौन है, ऊपरी गंगा नदी, हैदरपुर आर्द्र भूमि, बखिरा वन्यजीव अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, पार्वती आरगा पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, सूर सरोवर, सांडी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य और सरसई नवाब झील, यह आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। पंजाब की बात करें, पंजाब में 6 हैं। कौन कौन है, ब्यास संरक्षण रिजर्व है, हरीके है, रोपड़ है, केशोपुर मियानी है, कंजली है, नांगल वन्यजीव अभयारण्य है। उड़ीसा में 6 है, चिल्का झील, सतकोसिया गाज, भीतरकनिका मैंग्रोव, तपारा झील, हीराकुंड जलाशय और अंशुपा झील, यह है आपके उड़ीसा राज्य में। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे 5 है। कौन कौन, वूलर झील, होकेरू आर्द्र भूमि, सूरीसर मानसर है, हाईगम आर्द्र भूमि है, सालबुग आर्द्र भूमि है, यह आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। उसके बाद है आपका गुजरात। गुजरात में 4 हैं। कौन कौन है, नल सरोवर, गुजरात में 4 हैं, नल सरोवर, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य है, बधावन आर्द्र भूमि है, खिंजड़िया वन्यजीव अभयारण्य है। मध्य प्रदेश में भी 4 हैं, भोज आर्द्र भूमि, सांख्य सागर और सिरपुर आर्द्र भूमि, यशवंत सागर, यह आपके मध्य प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में 3 हैं। और कौन कौन से हैं, पोंग बांध झील, चंद्रताल आर्द्र भूमि, रेणुका आर्द्र भूमि जो सबसे छोटा है। केरल में 3 है, बेम्बानड कोल आर्द्र भूमि, अष्टामुडी
और सक्षम कोट्टा झील, यह केरल में है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र जहाँ पे 3 है, नंदुर मद महेश्वर है, लोनार झील है, ठाड़े क्रिक फ्लेमिंगो अभयारण्य है। लद्दाख में 2 है, तसो मोरूरी और तसोकर आर्द्रभूमि, यह आपके लद्दाख में स्थित है। हरियाणा में 2 है, कौन कौन, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, यह आपकी हरियाणा में है। राजस्थान में 2 है, सांबर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यह राजस्थान में है। पश्चिम बंगाल में 2 है, सुंदरवन आर्द्रभूमि जो सबसे बड़ा है, और पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि, यह जो है आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। उत्तराखंड में 1 है, आसन रिजर्व हो गया। गोवा में 1 है, नंदा झील। कर्नाटक में 1 रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य जिसे हाल ही में घोषित किया गया है। आंध्र प्रदेश में 1 है, कोलेरू झील। बिहार में 1 है, कावरताल। ठीक है। असम में कितना है, असम में भी 1 है, दीपोर बिल। मणिपुर में 1 है, लोकटक झील। मिजोरम में 1 है, पाला आर्द्रभूमि। त्रिपुरा में 1 है, रुद्रसागर झील। तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व की पहली फिशिंग कैट गणना 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चिल्का झील विकास प्राधिकरण द्वारा एक वक्तव्य के अनुसार उड़ीसा स्थित चिल्का झील में कुल 176 फिशिंग कैट की गणना की गई है। और फिशिंग कैट की गणना द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा इसका संचालन किया गया था। और विश्व में फिशिंग कैट की पहली गणना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व में यह फिशिंग कैट की पहली गणना है। फिशिंग कैट जो है जंगली बिल्ली की एक दुर्लभ प्रजाति है जिसका वैज्ञानिक नाम प्रियोनाइलुरस विवेरिनस है। और यह एक वयस्क फिशिंग कैट का आकार कितना होता है, 57 से 78 सेंटीमीटर, और इसका वजन 5 से लेकर के 16 किलोग्राम तक हो सकता है। और यह ज़्यादातर आर्द्रभूमि क्षेत्र और मैंग्रोव आवासों में पाई जाती हैं। और भारत में ज़्यादातर सुंदरबन के मैंग्रोव वन हो गए, हिमालय की तलहटी और पश्चिमी घाट में देखने को मिलती हैं। और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन अर्थात IUCN की लाल सूची में फिशिंग कैट को सुभेद वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। जंगली जीव एवं वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभी समय, ठीक है, जो आपका साइट्स है, देखिए जो साइट्स है, साइट्स के अनुच्छेद 4 और परिशिष्ट सेकेंड में रखा गया है। और भारत में फिशिंग कैट को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है। और 2012 में फिशिंग कैट को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राजकीय पशु घोषित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त 2022 में चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा फिशिंग कैट को चिल्का झील दूत घोषित किया गया था। चिल्का झील पश्चिम जाल जो है, यह भारत की सबसे बड़ी झील लैगून झील है जो पूर्वी तट पर स्थित है। देश का 52वां बाघ अभयारण्य कौन था, इसे 16 मई 2022 को घोषित किया गया था। राजस्थान में स्थित है रामगढ़ विषधारी, जिसे भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और यह राजस्थान के बूंदी, भीलवाड़ा और कोटा जिले में स्थित है। और यह देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। फरवरी 2021 में तमिलनाडु सरकार द्वारा श्रीविल्लीपुथुरु ग्रिजल्ड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य और मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य को श्रीविल्लीपुथुरु मेघामलाई बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। तो 2021 में तमिलनाडु सरकार द्वारा श्रीविल्लीपुथुरु मेघामलाई को घोषित किया गया था। ठीक है। और रामगढ़ विषधारी जो आपके राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित बाघ अभयारण्यों की बात करें तो यहाँ पे है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी, जिसे 2022 में घोषित किया गया था। और सर्वाधिक बाघ अभयारण्य कहाँ पे हैं, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, 6 है। और भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन श्रीशैलम, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में फैला हुआ है। तो यह पर्यावरण पारिस्थितिकी से रिलेटेड कुछ करंट महत्वपूर्ण अपडेट थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।